से पहले जो कयामत की रात बोलते थे हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे उस वक्त, तो उस दौर से आप ही अभी गुजर रहे होंगे। तो मैं बस अपनी तरफ से आपको, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं कि उस वक्त हमारी स्थिति बहुत ख़राब या नाजुक होती है, बहुत डर रहता है मन में अंदर से। तो मेरी बात की शुरुआत में ये दुष्यंत सिंह की लिखी हुई, दुष्यंत कुमार की लिखी हुई ये लाइन से शुरू कर रहा हूँ। परिंदे अब भी पर तौले हुए हैं, हवा में सनसनी घोले हुए हैं, तुम ही कमज़ोर पड़ते जा रहे हो, तुम्हारे ख्वाब तो शोले हुए हैं। जब ख्वाब आपने इतने बड़े देख लिए हैं और ख्वाबों ने जब आग लगा रखी है, जब शोले हो रखे हैं, तो तुम्हें कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। बिकॉज कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे आपका डर ज़रूर निकल जाएगा और आपको थोड़ा बेहतर लगेगा कि भैया एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई जंग का मैदान नहीं है जहां जिंदा वापस आएंगे या नहीं। आप सोचो, जो एक फौजी देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए जब लड़ने जाता है, तो उस बेचारे को ये नहीं पता कि वो वापस आएगा या नहीं आएगा। उसके बावजूद वो इतना बेखौफ होकर के और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करता है। और आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम, एक इम्तहान देना है जो आप एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी पाने के लिए दे रहे हो। तो मैं कुछ फंडामेंटल बात बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा वीडियो को, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है और मैं चाहता हूं कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो जिस तरह से भी आप बेस्ट कर सकते हो। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा, मोटिवेशनल लगा मुझे। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जिसको भी जितना वक्त मिला है वो सबका बराबर है। दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जो 5 पॉइंट आपने हेडिंग देखी होगी थंबनेल में कि जो 5 बातें हम गलती करते हैं एग्जाम में, उनमें सबसे पहला मैंने लिखा है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दिन, यानी कि जो 3 घंटे आपको मिलेंगे और 200 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, उन 3 घंटों को अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया बच्चों, तो आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपने उस टाइम को मैनेज करने में चूक कर दी, तो आपकी तैयारी कैसी थी ये अलग बात है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी या आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं भी थी, लेकिन उस टाइम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखो कि एक मिनिमम स्पीड आपको बनाए रखनी होगी। इन 3 घंटों में आपको कोशिश ये करनी है कि 3 राउंड्स ऑफ क्वेश्चन पेपर आपके हो जाएं। और मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि 3 राउंड क्यों करने चाहिए, 3 राउंड का क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर ये आप नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, सही नहीं था। देखो, ऐसा नहीं है कि जिनकी तैयारी अच्छी है उनके ही रिजल्ट अच्छे रहते हैं। तैयारी अच्छी होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो एग्ज़ाम के टाइम पर आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। स्ट्रेटजी को अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेटजी ये बच्चों कि आपको फर्स्ट राउंड में एक बार आपको सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं, सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। क्यों देख लेने हैं? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस क्वेश्चन को अभी देख रहे हो उसके बाद के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बहुत इजी हैं या बहुत टफ हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपके वाले सेट में, जो सेट आपको मिला है, उसमें शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस अगर टफ हैं तो उनमें उलझने के बजाय उनको छोड़ते हुए और आपको आगे बढ़ना है। तो अभी सिर्फ एक स्टेप मैंने आपका क्लियर किया है कि आपको 3 राउंड करने हैं। फर्स्ट राउंड में जो अटेम्प्ट हो जाते हैं वो एक बार फास्ट राउंड करने के बाद में सेकंड में जिस पे आपने मार्क किया हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड में जब देते हो ना तो फ्लैग लगाने का, मार्क करने का होता है। रिव्यू के लिए ऑप्शन होता है, आंसर में अगर डाउट है तो आप रिव्यू कर सकते हो। और थर्ड राउंड होता है, वो ये होता है कि सेकेंड राउंड पूरा होने के बाद अगर टाइम आपके पास में है तो उन क्वेश्चंस को देख लो कि अगर टाइम रिमेनिंग है, बचा हुआ टाइम है, तो उन क्वेश्चंस को देख लो जिनमें आप जूझ सकते हो, जिनमें आप दिमाग लगा सकते हो, लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, जिनमें बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ेगी या रिकॉल करना जिसको बहुत मुश्किल होगा। ऐसे सवाल को आपको तीसरे राउंड में टाइम अगर बचता है तो देखें। तो पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ के कितना आए हो, याद कितना है, वो एक बात है, वो तो हो चुका। अब उसके लिए टाइम नहीं बचा, उसको आप बदल नहीं सकते, उसमें आप सुधार नहीं ला सकते। वो तो अब शुरू में करना था आपको या आगे के लिए कर सकते हो। इस एग्ज़ाम के लिए अभी आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है। दूसरा,
जो अहम सवाल होता है कि सर कितने अटेम्प्ट करें, ये सवाल मेरे से इतने बच्चों ने पूछा है, और उन बच्चों ने भी जो आज सफल हो चुके हैं एग्जाम देने से पहले पूछा था कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और इस पर नर्सिंग वाले बच्चों की जो जानकारी बहुत सीमित है, तो मैं एक बार ये चाह रहा हूँ कि मेरे अनुभव से भी आपको कुछ फ़ायदा मिले। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, फेलियर भी देखा है, सक्सेस भी बहुत ज़्यादा देखी है, तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। बच्चों देखो ऐसा है, ये आप पहले से सोच के नहीं जा सकते। आप एग्ज़ाम को देख करके आपको किस लेवल का एग्ज़ाम लगता है, आपकी तैयारी से उस एग्ज़ाम को असेस करो कि आपने जो तैयारी की उसके हिसाब से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है या बहुत इजी लग रहा है या बहुत टफ लग रहा है। तो मिनिमम आपको पता होना चाहिए कि साहब इतने क्वेश्चन करना तो मैंडेटरी है, और एक आप मैक्सिमम लिमिट लेकर के चलो। ये भी आपको वैसे मिनिमम मैक्सिमम भी क्वेश्चन के लेवल को देख करके, पेपर का लेवल देख करके तय करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप नॉर्सेट में सिलेक्शन चाहते हो तो 130 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 क्वेश्चन अगर आपने इतने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप फाइट से बाहर हो। और ये कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, यू आर आउट ऑफ द फाइट। कैसे अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव से कैसे बचना है, वो नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बताने वाला हूं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन की कोई लिमिट है नहीं एक्चुअली। प्रैक्टिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे निजी अनुभव से मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, कई बार ऐसा भी हुआ कि उस 200 में से 198 भी कर दिए हैं या 200 में से 186 भी कर दिए हैं। इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। मिनिमम आपने 130 या 135 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचना है। अगर आप इजीली 175 क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं 3 राउंड होने तक, या जब एग्ज़ाम का टाइम पूरा होने वाला है उससे 5 मिनट पहले तक, तो ज़रूरी नहीं है कि बचे हुए 5 मिनट में आप तुक्के मारो, बिल्कुल नहीं मारने हैं। अगर फेयरली आपने जेन्युइनली एकदम फेयर तरीके से आपने इतने क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, इनमें से डेफिनेटली कुछ डाउटफुल होंगे, ऐसा नहीं है सारे आपने पहली बार में कर दिए हैं या 100% श्योर हो, क्योंकि 20% का मार्जिन लेके चलो। आप कितनी भी सावधानी कर दो, 20 क्वेश्चन तो आपके नेगेटिव होने ही होने, जिनको आप सही मान के चल रहे हो। तो इसमें 20% का या 20 नंबर का भी मार्जिन रखते हो तो आप सेफ साइड में हो। लेकिन इनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो आप प्री डिसाइड करके जाओ। एम्स किस लेवल का पेपर बनाता है ये उस बात से तय होगा। तो आपको पेपर देखने के बाद, पेपर करते करते ये एनालाइज करना है कि यार ये पेपर थोड़ा सा मुझे एवरेज से टफ लग रहा है। मेरी तैयारी जिस हिसाब से है, मैंने प्रैक्टिकल चीज़ें भी पढ़ी, मैंने थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ली, कई बार मैंने सिलेबस को भी रिवाइज कर लिया है, तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरे से बहुत कम क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो डेफिनेटली पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग से अपनी स्ट्रेटजी वहीं बनानी है, पेपर देते देते ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है। पहला सवाल था टाइम मैनेज कैसे करें, दूसरा कितने अटेम्प्ट करें, तीसरा जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला सवाल है कि सब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का दुनिया में वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप जो अनुभवी लोग हैं उनके अनुभव से अगर फ़ायदा उठाना चाहो तो आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग से बचने का मैं फंडा बता दूं। देखो, आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो इसको। ए कैटेगरी के क्वेश्चन, बी कैटेगरी के क्वेश्चन और सी, इनफैक्ट एक डी कैटेगरी भी होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और इसमें क्या करना है। एक कैटेगरी होती है जिसमें आप देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर आ जाता है। आंसर आने का मतलब है कि आपने जो करेक्ट आंसर है वो भी पता कर दिया कि साहब इसमें तो सपोज बी ऑप्शन सही है। एक कोई भी क्वेश्चन ले लिया आपने जिसमें बी ऑप्शन सही है और बाकी 3 एलिमिनेट या रूल आउट कर दिए, बाकी 3 रूल आउट या एक्सक्लूड कर दिए, रूल आउट या एक्सक्लूड कर दिए, तो ये 100% सही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो 100% आपको भरोसा हो, लेकिन ऐसे सवाल कितने होंगे आपके? देखो, 60 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं आउट ऑफ 200, 200 में से किसी को 60 क्वेश्चन आएंगे, किसी को 65 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी को 70 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है तैयारी पर। 60 से भी अगर कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चों ये मान के चलना कि आपकी तैयारी में अभी कमी है, आपने सिंसियरली, गंभीरता से इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया है। तो
जो देखते ही जिसका आंसर आ रहा है 100% श्योर है, उसमें तो कोई इफ एंड बट है ही नहीं, आपको करना ही करना है। जिसमें एक ऑप्शन सही आपको पता है, 3 ऑप्शन गलत हैं, ये भी पता चल गया। ऐसे सवाल होंगे ये 60, 65, 70 डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रिपरेशन। दूसरा होगा कि आपने 2 ऑप्शन तो रूल आउट कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए 2 ऑप्शन कि भाई ये तो आंसर नहीं है, इतना तो पता चल गया। क्वेश्चन ऐसे बहुत मिलेंगे आपको कि ये इसमें 2 ऑप्शन तो आंसर नहीं है, लेकिन आपके पास में डाउट रहेगा 2 के बीच में, 2 के बीच कंफ्यूज्ड रहोगे कि साहब ये इसमें से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ऐसे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं या नहीं करने हैं? करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, क्योंकि ऐसा कोई पेपर नहीं बनेगा जिसमें आपके 130 सवाल, 120 सवाल, 140 सवाल इस कैटेगरी में आ जाएंगे। साहब करेक्ट आंसर भी पता है और 3 ऑप्शन गलत हैं ये भी पता है। ऐसा कोई पेपर कभी नहीं बनने वाला। एम्स का स्टैंडर्ड है वो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा जिसमें से 2 ऑप्शन इजीली रूल आउट हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यही असल में सिलेक्शन निर्धारण करते हैं। सिलेक्शन निर्धारण ये वाले 60-70 क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिकॉज ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर लोग कर देंगे, कोई 5 कम कर देगा, कोई 5 ज़्यादा कर देगा। इन जो 2 ऑप्शन के बीच में जो अच्छे से लॉजिकल कॉमन सेंस लॉजिकल जनरल नॉलेज मतलब मैं आपको अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं एग्जाम्पल सहित बताता आपको कि क्वेश्चन बताता कि देखो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, इसमें से 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, इन दोनों में अगर आपको डाउट है तो कैसे। एक फंडा मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना बच्चों, जब आपको ऐसे लगे ना कि 2 में आपको डाउट हो रहा है तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई हिंट दिया हुआ होगा। एग्जामिनर जो आंसर चाहता है उस क्वेश्चन का, उसको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसमें कहीं ना कहीं क्लू उसको देना पड़ता है। किसी की एज दे दिया या किसी का कोमॉर्बिडिटी दे दी या एक्सेप्ट लगा दिया है या कुछ तो ऐसा दिया होगा कि उससे आपको आइडिया लग जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आंसर ज़्यादा है। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है, जिसने इसमें ताकत लगा दी, इसमें पूरा दिमाग को शांत रख के, जो मैं अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ। अगर अपने आप को यहाँ पर इसने झोंक दिया, यहाँ पर इसने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तीसरा जो कैटेगरी आ जाती है बच्चों, उसमें सी कैटेगरी में क्या होता है, आपको एक ऑप्शन आपने एक्सक्लूड कर दिया कि साहब ये तो नहीं होगा, लेकिन यू आर कन्फ्यूज्ड इन 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज्ड हो। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन क्या कहती है, क्या कह रही है प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना कितनी है सही होने की। यहाँ पर 50-50 पॉसिबिलिटी है, और नेगेटिव मार्किंग अगर 1/4 है या 1/3 है तो भी 50% में अटेम्प्ट करने में आपको ओवरऑल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि लॉजिकली भोलेनाथ का नाम लेकर के नहीं, भोलेनाथ का नाम लेकर के अपने आप को शांत रखना है, या जो भी आपके आराध्य हैं उनका नाम लेकर के आपको अपने आप को शांत रखना है कि सबको यही पेपर मिला है, सबकी हालत मेरे जैसी है या मुझसे भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन जितने हो सकते हैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। इन क्वेश्चंस में रिस्क लेना डिपेंड करता है किस बात पर, कि अगर इन दोनों को मिलाकर के आपके 130 या 135 क्वेश्चन नहीं हुए, मैं तो कहूँगा 140 क्वेश्चन अगर नहीं हुए हैं, तो बच्चों आपको इस पर दाव खेलना पड़ेगा। स्टिल जो प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन है वो ये कहती है, इसमें भी अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो फेयर पॉसिबिलिटी है कि आपको ओवरऑल, सपोज आपने 4 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किए, तो उनमें से अगर 1 सही हो जाता है और 3 गलत भी हो जाते हैं, तो फिर भी 0.33 नंबर का आपको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर आपके इन दोनों कैटेगरी में अगर मान लो 150 क्वेश्चन हो गए हैं, तो कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। 150 में से अगर 10 गलत भी हो जाएंगे तो भी आपको मेरिट में आने से नहीं रोक रहा। अभी नॉरसेट की कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको तैयारी का पैटर्न अभी नहीं पता कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। आने वाले समय में ज़रूर कंपटीशन टफ होगा,
कट ऑफ ज़्यादा जाने लगेगी, क्योंकि अब बच्चे समझने लग गए हैं कि हमें क्लिनिकल प्रैक्टिकल चीज़ों ज़्यादा ध्यान देनी है। लेकिन अभी तक आप मान के चलो कि अगर आपने 150 क्वेश्चन कर दिए हैं, इनसे आपको बचना है। और अगर बचना है तो भैया थोड़ा स्ट्रिक्टली सख्त बन के रहना पड़ेगा कि भैया लालच में नहीं आना है, बेवजह नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करके अपने जो इतनी मेहनत से आप सिलेक्शन की कैटेगरी में आए हो उससे बाहर होने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक और पॉइंट है, 2 पॉइंट है लास्ट। पहला पॉइंट जो सेकंड लास्ट है एक्चुअली, वो है कि सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं। ये सिली मिस्टेक्स होती क्या है, अगर आपने ये नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होती हैं सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स होती हैं बच्चों जो एक्चुअल में मिस्टेक होनी नहीं चाहिए लेकिन मिस्टेक हो जाती है। कैसे पता चलेगा कि ये हमें सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है या ये वास्तव में हमें आता नहीं था? इस क्वेश्चन को आप जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हो, एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर आप इसको सही कर देते हो तो इसको मैं बोलूँगा कि सिली मिस्टेक है। अगर आपने इससे पहले कभी कोई कंपटीशन दिया है, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो आपने इस चीज़ को जरूर महसूस किया होगा कि 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, जो बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं 10 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो हर एक कैंडिडेट के ऐसे होते हैं जो केवल जल्दबाजी, हड़बड़ाहट या सिली मिस्टेक की वजह से, उसका कारण कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बाहर जब वो बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन आया था, तुमने देखा क्या? वो बोलता है हाँ हाँ ये तो मैंने इसका आंसर ये कर दिया। फिर वो कहता है अरे नहीं ये कैसे, उसमें तो ये आएगा। आप कहते हो ओहो मैंने इस चीज़ पर तो ध्यान ही नहीं दिया। जैसे एक्सेप्ट लिखा था उसने, एक्सेप्ट पर मैंने ध्यान नहीं पूछा। ट्रू ऑल एक्सेप्ट, इसका मतलब वो फॉल्स पूछ रहा है, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने 24 आवर्स आफ्टर लिखा था, उसने मोस्ट कॉमन पूछा था, उसने लीस्ट कॉमन पूछा था, उसने टॉप प्रायोरिटी पूछी थी, उसने लीस्ट प्रायोरिटी पूछी थी। इस तरह की लैंग्वेज से जो क्वेश्चन बने होते हैं उनमें आप सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ाहट और डर की वजह से इन चीज़ों में गलतियां कर बैठते हो जो एक्चुअली आपको आती हैं। नॉलेज में कमी नहीं है, आपने वो पढ़ा भी है, इवन आपको उसमें कंफ्यूजन भी नहीं है, उसके बावजूद जो आप गलत करते हो। तो इस सिली मिस्टेक को नहीं करना है, इनसे बचना है, इनसे कम से कम सिली मिस्टेक करनी है, जितनी हो सके उतनी दूरी बना के रखनी है। और इसको करने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। ये पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है बच्चों। एग्ज़ाम को पढ़ते आप साइंस हो नॉरसेट के लिए, लेकिन एग्ज़ाम देना एक आर्ट है, कला, और उसमें आपको निपुण होना चाहिए। मैंने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नॉलेज ज़बरदस्त होती है, मतलब मैंने रिपीटर्स बच्चों को भी पढ़ाया है, 2-2 बार के रिपीटर बच्चों को पढ़ाया है। उनके टिप्स पर है, कुछ भी पूछो तो उनका आंसर उनको बिल्कुल रटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता उतनी जल्दी नहीं मिली जितनी जल्दी वो डिजर्व करते हैं या मिलनी चाहिए। और इसके उल्टा भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो क्लास में एवरेज परफॉर्म करते थे, लगता था कि यार ठीक है मेहनत कर रहा है और देखते हैं कब तक निकल जाएगा, वो रिलेटिवली बहुत जल्दी सेलेक्ट हो गया, या उसकी रैंक उससे भी अच्छी आई है जो बहुत ज़्यादा आंसर देता था क्लास में। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एग्ज़ाम के वो 3 घंटे उसने मैनेजमेंट अच्छे से रखा, सिली मिस्टेक कम से कम रखी, और उसने अपने मन को शांत रखना। मन को अशांत करने वाली 2 कंडीशन है, बहुत साइंटिफिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और ये ऐसे नहीं कि खाली भावुकता वाली बात है। इमोशनल या इमोशंस अपनी जगह पर हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकली साइंटिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तथ्य पता होना चाहिए। एक तो ओवर एक्साइटमेंट, और एक डिप्रेशन, यानी कि मेंटल स्टेटस 2 ही हो सकती हैं। एक तो नॉर्मल, या जो मैं अभी जिस स्टेट में हूँ नॉर्मल, मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है फ़िलहाल, और ना ही मैं डिप्रेशन में हूँ ये सोच के यार तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, या मैं पुराने पेपर देख देख के परेशान हो रहा हूँ। मैं अभी थोड़ा सा रिलेटिवली कूल टेम्पर में हूँ, शांत अभी स्वभाव है मेरा, लेकिन मैं भी कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। और आप एग्जाम में इन दोनों स्टेज में से जरूर जाओगे, या तो आप इधर जाओगे या तो इधर, और या बीच बीच में थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड रहोगे
और थोड़ी देर के लिए आप डिप्रेस हो जाओ। तो ये बैलेंस आपको बना के रखना है, ना तो ओवर एक्साइटेड आपको होना है, ना ही आपको वहां पर डिप्रेशन में होना। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में शुरू में इजी क्वेश्चन आ गए, रिलेटिवली इजी जो आपको आ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार मजा आ गया, तो आप थोड़े से केयरलेस हो सकते हो। ये ओवर एक्साइटमेंट आपको सिली मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। हो सकता है आप किसी एक क्वेश्चन की किसी एक पॉइंट पर, एक वर्ड पर ध्यान नहीं दे पाओ, जिसकी वजह से ये गलत करवा सकते हो। ये दोनों ही कंडीशन आते हुए क्वेश्चन को गलत करवाती है, गलत करवा देती हैं। इसलिए इन दोनों से बच के रहना है। कैसे बच के रहें, इसके लिए कोई एक तरीका सबके लिए कारगर हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपने आप को ट्रेंड करो खुद को कि किसी भी कंडीशन में आपको कैसे शांत रहना है। ओवर एक्साइटेड हो रहे हो तो याद करो, खुद को समझाओ कि भैया ऐसा है, अगर मुझे ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो बाकी लोगों को भी इजी लग रहे होंगे। इस पेपर में कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये सोच के डिप्रेशन हो रहा है कि मेरे से तो बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भी आप ये मान लो कि जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है। तो आप इस डिप्रेशन को दूर करो कि सबके लिए टफ है, कट ऑफ भी कम जाने वाली है, तो आपको परेशान होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं ना करते भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, 5 चीज़ें हैं बच्चों जो आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस डर को अगर आप अपने मन से निकाल देते हो, जो एग्ज़ाम का फियर है, और फियर पता है किसका होता है? फेलियर का। और ये सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है, लाइफ में भी अगर कोई भी आदमी अंदर से डरा हुआ है तो सबसे बड़ा डर है कि फेल हो गए। जैसे कोई बिजनेस में फेल हो जाता है, कोई अपने एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट फेल हो जाता है, आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हो तो फेल होने का डर सबसे ज़्यादा होता है। तो इस फेलियर के डर को निकाल दो। कैसे निकाल सकते हैं? ये आपको अपने विचारों को मजबूत रखना होगा। मेरा एक पर्सनल फंडा, जो मैंने फेलियर भी देखा, तो मैंने खुद को एक चीज़, मेरा तरीका था, ज़रूरी नहीं है ये आपको सूट करे या ये आपको पसंद आए, लेकिन मैं एक काम करता था, मैं प्रिपेयर फॉर वर्स्ट कर लेता था अपने आप को। वर्स्ट, बेस्ट नहीं, वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है जो बुरे से बुरा हो सकता है, उसके लिए मैं तैयार कर लेता था। और उसके बाद मैं कहता था कि अब आ जाओ बस, अगर बुरे से बुरा कुछ हो सकता है मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूं। उसके बाद आपका डर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको चीज़ें डराती नहीं है, आपका दिमाग रिलेटिवली शांत रहता है और ओवर एक्साइटेड भी आप नहीं रहते हो। तो ये मेरा फंडा था। अगर ये आपकी मदद कर सकता है तो आप इसको अप्लाई करो। अगर आपको ये लगता है कि साहब ऐसा करने से आप एग्ज़ाम के टाइम पर ना डिप्रेस हो रहे हो, ना आप एक्साइटेड हो रहे हो, तो इट विल हेल्प यू। तो आपको पता है कि साहब डरने से कुछ होने वाला नहीं, तो हमेशा डरते रहने से अच्छा है खुल के सामना किया जाए उनका, और अच्छे से। और ये बात भी अपने आप को याद दिलाते रहो कि सफलता कठिन जरूर हो सकती है, लेकिन असंभव नहीं है। जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी आपके जैसे ही हैं और आपके ही भाई हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये आखिरी है मेरा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। जब सर पे कफन बांध लिया है तो अब मरने से डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, एग्ज़ाम में पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे भरोसे के साथ जाओ। अपने इष्ट देव को याद रखो कि वो हमारे साथ में है, तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी के साथ सभी बच्चों को, जो बच्चे नॉर्सेट में अपीयर होने जा रहे हैं, प्रयोग कोचिंग की तरफ से और मेरी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर सबको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो बातें बताई हैं उनमें से कुछ बातों को, या हो सके तो सब बातों को फॉलो करने की कोशिश करो, और इट विल हेल्प यू ऑल। और एग्ज़ाम के बाद आपसे फिर मैं जुड़ूंगा, सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।